नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें। ईमानदार पत्रकारिता ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ये सत्य हिंदी के लिए आपकी बहुत बड़ी मदद भी होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे अब नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे माहौल थोड़ा सा दिलचस्प और बल्कि ये कि काफी दिलचस्प होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस पूरे माहौल को दिलचस्प बनाने में एनसीपी नेता अजीत पवार का बड़ा हाथ है। 2 दिन के अंदर 2 इंटरव्यूज दिखाई पड़े हैं। एक इंटरव्यूज अजीत पवार का दिखाई पड़ा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2019 में जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सुबह सुबह शपथ ली थी, उसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें गौतम अडानी और शरद पवार दोनों ही शामिल थे और अमित शाह के साथ, जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी थे, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे और अजीत पवार और शरद पवार थे। इस खबर के आने के बाद एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है और सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर यह खबर आज सुबह छपी हुई है। जाहिर सी बात है, यह खबर इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि गौतम अडानी, जिन पर लगातार ये आरोप लगता है कि वो नरेंद्र मोदी के पीछे की असली ताकत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में उनका बड़ा हाथ है कई तरीके से। पिछले दिनों कई तरीके के गंभीर आरोप भी लगे और वो आरोप अपने किसी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच पाए। तो पहली बार ऐसा हुआ जब अडानी को एक तरीके से हम कह सकते हैं रंगे हाथ पकड़े गए, ऐसा अगर अजीत पवार की बातों पर यकीन करें तो कह सकते हैं। लेकिन इस बीच उनके दूसरे नेता नवाब मलिक ने भी एक इंटरव्यू दिया है बड़े अखबार को और उसकी वजह से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अजीत पवार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लेड महायुति में बहुत संतुष्ट नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, दरअसल नवाब मलिक वो नेता है जो वरिष्ठ नेता है, मंत्री भी रहे हैं और पिछले दिनों जेल में भी थे। काफी समय तक उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। उन्होंने कहा कि मैं जो योगी आदित्यनाथ का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे के बारे में कहा है, मैं इस नारे की निंदा करता हूं। धर्म आधारित राजनीति बहुत छोटी होती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एंटी कन्वर्जन लॉ की बात की। उनका कहना है धर्म का अधिकार मौलिक अधिकार है और धर्म परिवर्तन कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी शब्दों से खिलवाड़ कर लोगों को गुमराह कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और दिलचस्प बात कही, क्योंकि इस पूरे चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं, जैसे निहायत ही सांप्रदायिक नारों की बाढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है। उस संदर्भ में कहा अगर बीजेपी बांटने वाली राजनीति करेगी तो पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। और अंत में कहते हैं अजीत पवार किंग मेकर होंगे। यह संभव है कि 1999 वाले हालात हों और किसी को भी बहुमत न मिले, कुछ भी संभव है। जब उनसे पूछा गया क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को भी समर्थन दे सकते हैं तो उन्होंने इनकार नहीं किया। इसलिए बहुत दिलचस्प हो गया है क्योंकि अजीत पवार 52 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लेकर बीजेपी और आरएसएस के अंदर गहरे मतभेद हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और इसकी वजह से महायुति की छवि खराब हो रही है और बीजेपी और आरएसएस के लोग उनके साथ या उनके हक में काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या अजीत पवार वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं या बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि 2 इंटरव्यूज लगातार देने का अर्थ यही है, इससे बीजेपी का फायदा है, महायुति का फायदा होता हुआ तो नहीं दिखाई पड़ रहा। इस पर चर्चा करेंगे। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले 2 दिग्गज पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुंबई से रोहित चंदावरकर हैं और दूसरे नागपुर से विवेक देशपांडे जी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, आपसे शुरू करता हूं। ये जो 2 दिन के अंदर 2 इंटरव्यूज, अजीत पवार का अडानी की बात कहना और इसके साथ साथ ये नवाब मलिक का ये तो और योगी आदित्यनाथ के बयान की निंदा करना, क्या मतलब निकाला जाए इसका? यू हैव टू अनम्यूट सर। जी जी, ओके। आशुतोष जी, देखिए ये बहुत स्पष्ट होते जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। ये अजीत पवार और उनका जो एनसीपी का गुट है वो
इट इज नॉट ऑन द सेम पेज विद द बीजेपी। ये बहुत दिनों से ये स्पष्ट होते जा रहा है, और जिस तरह से लोकसभा में उनको हार का सामना करना पड़ा, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल प्लैंक है, उस आइडियोलॉजिकल प्लैंक के साथ अगर जुड़कर लोगों ने उनको देखा, तो उनका फिर एक बार वही हश्र होगा इस चुनाव में भी जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। ये अभी उनको पूरी तरह से समझ में आ गया है। दूसरी तरफ शरद पवार जी से किनारा करने के बाद और उनको जिस तरह से उनके बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा, उनके पार्टी के लोगों ने कहा, उससे जो उनको नुकसान हो रहा है, वो एक दूसरी बात उनके दिमाग पर है पूरी तरह से। इसलिए वो कहीं ना कहीं शरद पवार को भी टारगेट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, पर्टिकुलरली बारामती में जो उनको जिस तरह से एक फैमिली फ्यूड फिर एक बार अपने भतीजे के साथ में उनकी लड़ाई चल रही है, वहां पर भी उनकी जो जीत है वो सुनिश्चित नहीं मानी जा सकती जब तक शरद पवार मैदान में है। तो मुझे लगता है कि ये पिछले कुछ दिनों से जो और जिस तरह से अजीत पवार के बारे में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने वक्तव्य दिए हैं, जिस तरह से आरएसएस के मुखपत्रों में अजीत पवार और उनके एनसीपी के बारे में जिस तरह से लोगों ने लिखा है कि भाई उनके साथ में जो अलायंस हुआ वो ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए था, तो वो नॉट वांटेड कैटेगरी में अजीत पवार की एनसीपी महायुति में है, ऐसा उनको एक एहसास हो रहा है कि हम इस महायुति का एक वांटेड पार्ट नहीं है, वी आर नॉट वांटेड इन महायुति। इस तरह का एक एहसास दिन ब दिन अजीत पवार को होते जा रहा है। उधर जो सिंपथी शरद पवार के लिए बनी हुई है, जिसका नुकसान भी उनको भुगतना पड़ सकता है, तो एक तरह से वो फिर एक बार लूजिंग बैटल फाइट कर रहे हैं, ऐसा शायद उनको एहसास दिन ब दिन उनका बढ़ता जा रहा है। इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में भी वो कई बातें ऐसी अभी बोलने लगे हैं जो शायद सीक्रेट बातें थी और जो शायद वो कभी नहीं बोलते अगर इस तरह की स्थिति नहीं बनती। तो अभी एक डेस्परेट सिचुएशन बनी हुई है जिसमें किसी भी तरह से ग्राउंड रिकवर करना है, तो वो बीजेपी को भी एक तरफ एक्सपोज करना चाहते हैं, अडानी का नाम लेकर, और शरद पवार को भी एक्सपोज करना चाहते हैं, ताकि उनका जो भविष्य है इस चुनाव में वो बना रहे, वो मतलब उस तरह से नुकसान उनका न हो जिस तरह से वो देख रहे हैं कि नुकसान होता हुआ बीजेपी की वजह से। उधर नवाब मलिक जो है उनको वो शिवाजी मानखुर्द में कैंडिडेट है, उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट खड़ा है, उसने विड्रॉ नहीं किया, और जिस तरह से स्टेटमेंट्स बीजेपी ने भी फाइनली आइडियोलॉजिकल लेवल पर ही पूरा बैटल लाके रखा है, हिंदुत्व वर्सेस जो सेकुलर फोर्सेस है उनके खिलाफ एक हिंदुत्व का बिगुल बीजेपी ने बजा दिया है। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक लोग कर रहे हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स इस इलेक्शन को पूरी तरह से पोलराइज करने की ओर बीजेपी अग्रसर हो गया है, ये सबको दिख रहा है। तो ऐसे में नवाब मलिक जो वहां पर एक मुस्लिम वोट को स्प्लिट होते हुए भी देखेंगे शिवाजी मानखुर्द में, वहां पर उनको जीतना है, तो वो भी एक तरह से उनको लग रहा है कि वो हार की कगार पर है, क्योंकि जो वोट का बंटवारा होगा एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट की वजह से, तो उस नुकसान को न झेलना पड़े, उस नुकसान से बचना है। इसलिए नवाब मलिक भी अपनी नैया डूबने से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुल मिलाकर देखिए कि जब फाइनली चुनाव के नतीजे आएंगे तो एक ऑप्शन भी ओपन होना चाहिए बीजेपी से किनारा करने का। इसलिए पहले से एक भूमिका बनाई जा रही है, पहले से एक पोजीशन बनाई जा रही है। इस तरह का चित्र आज दिख रहा है आशुतोष जी। ठीक है रोहित, ये जो नवाब मलिक जिस भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने अजीत पवार से इस बारे में बातचीत ना की हो, तो सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रश्न हो, ये मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह लगता है। क्या लगता है आपको कि अजीत पवार और नवाब मलिक ने सोच समझ के दोनों बयान दिए हैं, और अगर दिए हैं तो उसके पीछे का मकसद क्या है? क्या वो बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं या अपने कार्ड्स ओपन रखना चाहते हैं? आशुतोष जी, ये बात पूरे महाराष्ट्र को या पूरे देश को शायद पता है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ गए पिछले साल जुलाई के महीने में, 3 जुलाई के दिन उन्होंने
शपथ ग्रहण किया और वो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर बने, डिप्टी सीएम बने वगैरह, ये कोई वो अपनी मर्जी से नहीं गए या फुल्ली अपनी मर्जी से नहीं गए, ऐसा बोल सकते हैं। ये चीज जब हो गई 3 जुलाई को, 3 जुलाई के दिन उनका इंक्लूजन हो गया गवर्नमेंट में, उससे 7-8 दिन पहले ही भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को करप्ट पार्टी कहा था और 70,000 करोड़ के घोटाले वाली पार्टी वगैरह कहा था, और ये बोला था कि भाजपा के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के सामने ये बोला था, जिसके वीडियोज सब जगह अवेलेबल है, कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद जो भी हो गया पर्दे के पीछे सबको उसका अंदाजा है, और कैसे प्रेशर और क्या हुआ, और वो साथ में बीजेपी के गए। तो मुझे लगता है वो अपनी मर्जी से नहीं गए, ये तो पूरी दुनिया देख चुकी है, जानती है। और ऑब्वियसली ये इसलिए किया गया क्योंकि 2024 में, मतलब इस साल, एक तो लोकसभा के भी चुनाव थे और अभी विधानसभा के भी होने वाले हैं, उसमें महाविकास आघाड़ी को डिवाइड करना जरूरी लगा बीजेपी को, और वो सक्सेसफुली उन्होंने किया। अब बात आ रही है, जो विवेक जी ने काफी पॉइंट्स बताए, वो सबसे मैं सहमत हूँ कि लोकसभा में जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस था, जो अपेक्षित था, उस तरह से तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा लग रहा था कि अजित पवार एक यंग जनरेशन अपने साथ एनसीपी की ला रहे हैं, और बारामती से लेके अलग अलग इलाकों में वो अपने नौजवान सब जो विधायक है या बाकी सब लोग हैं उनको लेके आए, तो पूरा उनका वो छा जाएंगे वेस्टर्न महाराष्ट्र में खासकर, और बाकी जगह पे भी। और शरद पवार जी की एनसीपी जो है पूरी कमजोर हो जाएगी, ऐसा एक कैलकुलेशन था। लोकसभा में हमने देखा कि वैसे हुआ नहीं। बारामती के बारे में ये बोला जाता था, बारामती जो एक गढ़ है पवार फैमिली का, बोला जाता था कि सुप्रिया सुले जी तो दिल्ली में ही रहती हैं, वो तो संसद रत्न वगैरह है, वो सब ठीक है, लेकिन उनका हाई फाई कल्चर पूरा है, और ग्राउंड लेवल पे तो अजीत पवार ही उनको जिता के लाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अजीत पवार छोड़ के गए, और उनकी बीवी खुद सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ी हो गई, वो भी वो जीत नहीं पाए, और सुप्रिया सुले की ही वहां पे जीत हो गई। अभी बारामती में ये दिवाली के मौके पर वहां पे जो सम्मेलन होता है, उसमें मैं जाके आया, उधर वो पवार लोगों से मिलके आया। यकीन मानिए वहां पे 10-15 हजार लोग आए थे शरद पवार जी से मिलने के लिए, जो हर साल आते हैं। इस बार ज्यादा ही कुछ दिखा। 2-2 घंटे लाइन में खड़े होके वहां पे बैरिकेडिंग वगैरह करके सब, मतलब सुबह से जो शुरू हो गया शाम तक चल रहा था कि लाइन में खड़े होके लोग शरद पवार जी से मिल रहे हैं। ये सब माहौल देखने के बाद मुझे लगता है कि अजीत पवार जी काफी कॉशियस भी हो गए, एक सावध जिसको बोलते हैं मराठी में, वो वैसे भी हो गए, और सेंसिटिव भी हो गए कि ये किस तरह ये नतीजा जाएगा, क्या होगा। बारामती में, खुद बारामती में उनके लिए डू और डाई, करो या मरो, इस तरह जो कहते हैं वैसी लड़ाई है। 1991 से आशुतोष जी, 91 से अजीत पवार बारामती में लगातार चुन के आए हैं। 91 में वो लोकसभा में गए थे, उसके बाद 95 ऑनवर्ड्स वो हर इलेक्शन विधानसभा में चुन के विधायक बने, मंत्री बने, और 30 साल से अभी राजनीति, 30 साल से ज्यादा राजनीति में है। अगर इस बार वो बारामती का चुनाव हार गए तो उनके लिए समझिए ये मतलब करियर खत्म होने जैसा ही एक सिचुएशन आ जाएगा। तो उनके लिए काफी सीरियस सिचुएशन है। अब इलेक्शन के बाद क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा, तो मुझे लगता है कि नवाब मलिक हो, बाकी कुछ नेता हो, जैसे दिलीप वळसे पाटिल का मैं नाम ले सकता हूँ, ये सब लोग जो पवार साहब के काफी नजदीक रहे पिछले 15-20 साल से, ये सब लोग एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि उसमें एक तो उनको अल्पसंख्यक समाज के वोट्स वगैरह में मिले, जिसपे उनकी काफी मदार है। देखिए मुंबई में बांद्रा ईस्ट में जिशान सिद्दीकी खड़े हैं, नवाब मलिक खड़े हैं मानखुर्द शिवाजी नगर में, और बाकी भी बहुत जगह पे अजीत पवार के ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जो नॉन बीजेपी वोट्स, जिसको हम कहते हैं अल्पसंख्यक समाज की वोट्स हो, मराठा वोट्स हो, या बाकी SC ST समुदाय के वोट्स हो, उनपे उनकी पूरी मदार है, मतलब उस पे वो चल रहे हैं आगे। अगर वो हिंदुत्ववाद, कट्टर हिंदुत्ववाद जो अभी बीजेपी खुल के बाहर आ रही है हिंदुत्ववाद लेके, जो विवेक जी ने मेंशन किया, जो योगी आदित्यनाथ की सभाएं वगैरह जो चल रही है, या देवेंद्र फडणवीस भी अपने भाषणों में अभी लोकसभा में वोट जिहाद हो गया वगैरह इस तरह की बात कर रहे हैं, उससे अगर अजीत पवार, नवाब मलिक, जिशान सिद्दीकी वगैरह ये सब लोग जुड़ते हुए दिखाई दिए, तो उनके लिए करियर खत्म होने जैसी सिचुएशन आ जाएगी।
इसके लिए मुझे लगता है कि उनको, एक तो शरद पवार भी ये सब चीज में है, हमारे साथ है, उनकी भी बीजेपी से थोड़ी बहुत नजदीकियां रही है, बातचीत भी उनकी चलती है बट वगैरह, ये रोहित एक तरफ एस्टेब्लिश करना, रोहित जी, और दूसरी छोटा तरफ सा ये सवाल बोलना कि हम अलग है, हमारा हम हिंदुत्व के इसमें बह के नहीं जा रहे हैं, अम्बेडकर शाहू फुले अम्बेडकर का विचार मान रहे हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी मुझे दिख रही है आशुतोष। रोहित जी, एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ये है कि जब ये बीजेपी के साथ जा रहे थे तब भी तो उनको इस बात का अंदाजा होगा कि जो एनसीपी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उस मुस्लिम में है और वो बीजेपी के साथ जाने पे बिदक सकते हैं। और उसके बाद अब जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि मैं कंडेम करता हूं, ये निंदा शब्द का जो इस्तेमाल नवाब मलिक ने किया है, ये काफी स्ट्रांग वर्ड है। वो बटेंगे तो कटेंगे से अपने आप को डिसोसिएट भी कर सकते थे। तो निंदा शब्द का इस्तेमाल करना क्या ये बीजेपी को संदेश दे रहे हैं कि भाई देखिए ज्यादा और अब हमारे लिए आपके साथ रहना मुश्किल होगा? हाँ, यही तो है। देखिए, अजीत पवार खुद उसी शाम को, जिस सुबह या दोपहर में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे वगैरह, और उसके सब जगह फ्लैश शुरू हो गया टीवी चैनल्स वगैरह पे, उसमें शाम को ही अजीत पवार ने खुद बाइट दे दिया सब मीडिया को, बुला के कि ये सब ऐसा, इस तरह की भाषा वगैरह ये महाराष्ट्र में ठीक नहीं है, ये शाहू फुले अम्बेडकर के विचारधारा, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा मानने वाला राज्य है, यहाँ पे कोई जात के मुद्दे पे या धर्म के मुद्दे पे राजनीति करना ठीक नहीं वगैरह, ये सब उन्होंने कहा। अब देखिए, पुराने जमाने में मैं जब एक मराठी पेपर में मुंबई में काम करता था, उस पेपर का पुणे में एडिशन शुरू हो गया, तो मैं पुणे में उसका रेसिडेंट एडिटर बन के आया था। उस जमाने में 2004 में प्रमोद महाजन जी से हमारी बात हुई थी एक दिन उन्होंने सब संपादकों को बुलाया था। उस समय पे प्रमोद महाजन जी ने हम 4-5 जो एडिटर्स थे उस जमाने के, उनको ये बात बताई पुणे में इलेक्शन से पहले, 2004 से पहले, कि शरद पवार जी हमारे साथ आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के बंगले पे हमारी मीटिंग हो गई और शरद पवार जी तैयार है, उनका विरोध है कांग्रेस में जो चीजें चल रही हैं उस पे। और तब तो राष्ट्रवादी कांग्रेस बन चुकी थी, 99 में ही बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की खुद की पार्टी। और प्रमोद महाजन जी ने कहा था कि आप ये बात छापिए मत, अभी डिस्कशन हमारा चल रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं बोलता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड के, अभी खैर उसको 20 साल हो गए, इसलिए मैं नाम लेके उनका बोल रहा हूँ, ये बात सबको मालूम है, ये कि वो बोले कि शरद पवार जी हमारे साथ आ रहे हैं, मीटिंग वगैरह हो चुकी है। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा किसी को सेंसेशनल लगेगा, लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह से मीटिंग करना, बातचीत करना, बीजेपी के कुछ नेताओं को बोलना कि मैं साथ आ सकता हूँ, मैं इंडिया में आ सकता हूँ, ये करना वगैरह, ये तो 20 साल से कर रहे हैं शरद पवार, लेकिन वो गए नहीं, वो कभी अभी तक गए नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अब अभी भी जाएंगे। देखिए, उनका भी एक पॉलिटिक्स अलग तरीके से चलता है, उनको भी कांग्रेस का डोमिनेशन ज्यादा ना बढ़े ऐसा है, तो वो एक तरफ कांग्रेस को भी एक सिग्नल देना चाहते थे उस जमाने में कि मैं इंडिया के साथ जा सकता हूँ, मुझे ऑफर है वगैरह, और दूसरी तरफ बीजेपी का भी प्रेशर हो, जो भी हो, उनको ये दिखाते थे कि नहीं मैं यूपीए के साथ हूँ। ये उनकी राजनीति रही है। इसका रेफरेंस आशुतोष जी मैं इसलिए दे रहा हूँ पुराने जमाने का, क्योंकि अभी मुझे लगता है अजीत पवार वही कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अजीत पवार, इसका रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ, अजीत पवार यही बात कर रहे हैं। ये एक तरफ बीजेपी उनपे प्रेशर डाल रही है, आप तो जानते हैं किस किस तरह का प्रेशर है, कैंपेनिंग करवा रही है उनसे, बाकी सब करवा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अजीत पवार को एक एहसास हो गया है कि शायद बीजेपी की मेजोरिटी ना आए तो अपने लिए बाकी रास्ते भी खुले होने चाहिए। बीजेपी का प्रेशर है, उसमें उनको ये भी सिग्नल शायद देना चाहते हैं, शायद मैं अंदाजा दे रहा हूँ, शायद देना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ वापस जा सकता हूँ, मैं शरद पवार जी के साथ वापस जा सकता हूँ, इस तरह का सिग्नल। इसलिए ये सब बातें वो नवाब मलिक के द्वारा और लोगों के द्वारा बाहर ला रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे उनके चाचा ने 20 साल पहले किया था, एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ मीटिंग कीजिए, दूसरी तरफ सोनिया गांधी के साथ भी बोलिए कि हम आपके ही साथ हैं। इस तरह की एक रीजनल पार्टी जो होती है, महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, बाकी कहीं भी, आप देखिए रीजनल पार्टी का टिपिकल पॉलिटिक्स है। वो नेशनल पार्टीज जो हैं उनको दोनों को ऐसा बताते रहेंगे कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, इस तरह से। तो मुझे लगता है कि अजीत पवार के लिए वही अभी गेम, वही वो कर रहे हैं कि वो अपने सब दरवाजे अपने लिए खुले रख रहे हैं, और उनके बातचीत में और उनके एक्शंस में वही दिख रहा है आशुतोष जी। बट विवेक जी, यहाँ पे दिल्ली में एक चर्चा इस बात को लेकर यह है कि दरअसल चुनाव के पहले
जिस तरीके से मदरसों के टीचर्स की तनख्वाह को तिगुना कर दिया गया, एक ट्रस्ट का जो फंड था उसको बहुत बढ़ा दिया गया। तो यहाँ ये चर्चा इस बात को लेकर बहुत ये है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार ये दोनों मिलकर खेल रहे हैं, इनकी नूरा कुश्ती है कि चूंकि ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोटर है वो अगर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के पास अगर जाएगा तो इससे उनको नुकसान हो सकता है, लिहाजा उसमें अगर थोड़ी सी सेंधमारी कर ले और इस तरीके के कदम उठा के या इस तरीके की बयानबाजी करके, तो उससे अंततः बीजेपी को ही फायदा होगा और अजीत पवार को ही फायदा होगा। कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं है? आशुतोष, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से अजीत पवार ने अभी अपनी पोजीशन बदली है, वो एक तो जब वो बीजेपी के साथ गए और महायुति की सरकार में शामिल हुए, तो देखिए उस समय ऐसी स्थिति थी कि जो एकनाथ शिंदे है, जब एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने साथ लिया तब एकनाथ शिंदे स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत बीजेपी चाह रही थी और उनका असली जो निशाना था वो अजीत पवार था। और काफी दिनों के बाद फिर उन्होंने अजीत पवार को साथ में लिया। उस समय ये चर्चा चल रही थी कि अभी एकनाथ शिंदे का क्या होगा और बीजेपी शायद एकनाथ शिंदे से किनारा कर ले और अजीत पवार जो उनको चाहिए थे वो मिल गए। इस तरह की चर्चा भी उस समय थी। लेकिन बाद में हुआ ये कि एकनाथ शिंदे की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई और एकनाथ शिंदे की पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी है, बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, अजीत पवार एक सेकुलर पार्टी के नेता है और उनके विचार भी सेकुलर है, वो एंटी मुस्लिम उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है। अब हुआ ये कि उसके बाद से जब से वो अजीत पवार उनके साथ में जुड़े हैं, उसके बाद से अब तक जो महायुति का जर्नी है उसमें बीजेपी के अंदर अजीत पवार का जो एनसीपी है उसके खिलाफ एक वातावरण बना है, वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ नहीं बना है। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि जिस तरह के एडिटोरियल्स वगैरह है, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी का वोटर पर्टिकुलरली ये अजीत पवार के साथ अलायंस बनाने के खिलाफ नाराज है। तो ये बात जब अजीत पवार को पता चली है तब शायद अब ये भी डर उनको लग रहा है कि जब एक्चुअली पोलिंग होगा तो वोट ट्रांसफर बीजेपी के जो वोटर्स है वो एनसीपी को वोट ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम वोट भी हमसे ना छिटक जाए, कम से कम मुस्लिम वोट हमारे पास बचा रहे। इसलिए शायद वो अभी एक सेकुलर पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको बीजेपी का वोटर वोट ट्रांसफर करता हुआ एनसीपी को नहीं दिख रहा है। ये एक कंसर्न अजीत पवार का हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाज है। बाकी आने वाले समय में जब रीअलाइनमेंट होगा, एक खिचड़ी तो पकी रही है और इस बात का कोई गारंटी नहीं कि कोई पर्टिकुलर अलायंस जो है वो साफ जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मेरा पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि महाविकास आघाड़ी को ही एज है और महाविकास आघाड़ी ही जीतनी चाहिए। लेकिन खिचड़ी इस तरह से पक रही है कि कुछ बताया नहीं जा सकता। ऐसे समय में जब रीअलाइनमेंट होगा चुनाव के बाद तो सारे ऑप्शंस खुले रहने चाहिए। अब इस तरह के बयान अजीत पवार ने दिए, इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि जब चुनाव के बाद रीअलाइनमेंट की बात आएगी तो अजीत पवार बीजेपी अगर उनको बुलाती है अपने साथ तो अजीत पवार उनके साथ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर बीजेपी के साथ सरकार बन सकती है और वो सत्ता में जा सकते हैं तो बिल्कुल वो फिर एक बार बीजेपी के साथ चले जाएंगे। लेकिन ऑप्शन ओपन रहे और अगर महाविकास आघाड़ी के साथ में जुड़ने की बात आई तो वहां पर भी जुड़ सके, इसलिए अपनी पोजीशन को वो बिल्कुल एक साफ सुथरी पोजीशन बनाकर रखना चाहते हैं। जिधर भी जाने की जरूरत पड़े उधर जाने का एक उनको उनकी सहूलियत होनी चाहिए, उस हिसाब से अपनी वो पोजीशन बना रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे इसमें कोई देखिए नहीं लग रहा है। अजीत पवार की जो पार्टी है वो 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अगर इस तरीके का इंप्रेशन जा रहा है कि हम चुनाव के बाद जो है समर्थन नहीं दे सकते या बाहर से दे सकते या निंदा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि महायुति की जो स्थिति है कमजोर दिखाई पड़ती है। लगता है कि आपस में उनके अंदर लड़ाई हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे इस स्थिति में है कि अपने बल पर, मैं जानता हूं कि आपकी राय है कि आघाड़ी की सरकार वहां बन सकती, जीत हो सकती है, एक हाइपोथेटिकल सवाल मेरा ये है कि क्या अकेले बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना वो इतनी सीटें जीत सकती कि अपने बल पे सरकार बना सकते हैं, या उनके लिए अजीत पवार को साथ लाना ही होगा अगर वो वाकई में सरकार बनाने को लेकर गंभीर है? तो नहीं, उतना सफिशिएंट सीटें तो एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। बीजेपी की कोशिश ये है, जिस तरह से बीजेपी ने
अब मुझे लगता है कुछ 148 सीटें वगैरह वो लड़ रहे हैं और उसके बाद कुछ उन्होंने डोनेट भी किए हैं कैंडिडेट्स शिंदे गुट को और अजीत पवार के गुट को। तो कुल मिलाकर 165 के ऊपर केवल बीजेपी के ही लोग खड़े हैं। तो बीजेपी का गेम प्लान ये हो सकता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने और सरकार बनाने का दावा पेश करे और उसके बाद फिर रीअलाइनमेंट जो है वो अपने हिसाब से करवा ले। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जो है वो उनके साथ तुरंत जुड़ जाए और फिर अजीत पवार को भी ये ऑप्शन न रहे या फिर अगर महाविकास आघाड़ी से कुछ लोग टूटकर इनके साथ जुड़ना चाहे तो उनके लिए भी ऑप्शन खुला रहे। तो राज्यपाल जो है वो तो पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाएंगे और बीजेपी को ये अंदेशा है कि उनको 90 से 100 सीटें मिलेगी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद सरकार उनकी जब बनेगी तो सारे जो सत्ता में शामिल होना चाहते हैं वो बराबर खींचे आएंगे। ये बीजेपी का गेम प्लान है ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए उन्होंने जो 3 ही दिन का विंडो जो बचा है चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार बनाने तक का जो एक 3 ही दिन का छोटा सा विंडो एक मिला है, उस विंडो का इस तरह से इस्तेमाल करना है, ये मुझे बीजेपी का गेम दिख रहा है आशुतोष जी। और ऐसे में जो जिनको सत्ता में शामिल होना है उनको जबरन उनके साथ जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यानी एक तरीके से स्थिति कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता बरकरार हो गई है और अजीत पवार उस स्थिति में है कि अगर उनके पास पर्याप्त सीटें हो गई तो वो दोनों पक्षों के साथ बार्गेन कर सकते हैं और दोनों पक्ष उनको लेने के लिए तैयार हो सकते हैं अगर एक हंग असेंबली की स्थिति वहां बनती